क्या भारत ने जानबूझकर ईरान के जहाज IRIS देना को मौत के मुंह में ढकेल दिया? यह सवाल मोदी जी से जरूर पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है, क्योंकि यह भारत का मेहमान था। ईरान का यह जहाज भारत के बुलावे पर आया था और देखिए किस तरह से अमेरिका की पनडुब्बी ने इसे निशाने पे लिया। बस यह भारत की समुद्री सीमा से पार होकर श्रीलंका के पास से गुजर रहा था जब हमला हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भारत को और मोदी जी को कटघरे में डाल रहा है वह यह कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? एक शब्द शोक का, एक शब्द गुस्से का, एक शब्द खंडन का क्यों नहीं कहा? जबकि ईरान मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम भारत के बुलावे पर वहां गए थे और जिस तरह का क्राइम किया गया है इसका बदला ईरान जरूर लेगा। मैं यहां पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी ईरान और इजराइल के बीच में जो यह संघर्ष चल रहा है, जो एक तरफा युद्ध छेड़ा है इजराइल और अमेरिका ने, उसमें भारत को पार्टी बना रहे हैं? और अगर ऐसा है तो यह हम सब के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मोदी जी आप तो अभी तक दावा कर रहे थे कि इंडियन आर्मी इंडियन ओशन की गार्जियन है, फिर यह चुप्पी क्यों? यह चुप्पी बता रही है कि कहानी बहुत गंदी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। क्या भारत को ईरान के खिलाफ युद्ध में ढकेलने की साजिश पूरी हो गई है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर में अमेरिका के इस वॉर क्राइम पर चुप हैं? क्या भारत को घसीट लिया गया है इस इनएथिकल वॉर में? ये ऐसे सवाल हैं जो ईरान के शिप IRIS देना पर जो हमला बोला गया और जो लोग मारे गए हैं उससे उठे हैं, और उससे भी ज्यादा जिस तरह से मोदी जी की 100% चुप्पी इस वॉर क्राइम पर है, उसने एक बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं भारत पाक साफ नहीं है। भारत सरकार को इस पे अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि 4 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सबसे पहली बात कि क्या मोदी जी को पता था कि जैसे ही देना भारत की सीमा यानी समुद्री सीमा से बाहर जाएगा तो अमेरिका की यह पनडुब्बी उस पर हमला करेगी? इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पब्लिक में बोल चुके हैं कि उन्हें पता था कि यह शिप आ रहा है और इसलिए हमने इस पे हमला किया क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। जबकि सब जानते हैं और भारत सबसे जानता है कि ईरान का यह शिप युद्ध लड़ने नहीं आया था, और इसमें जो लोग मारे गए हैं वे सब दरअसल सेरेमोनियल स्टाफ थे। ये पूरा इंडियन ओशन के हम पहरेदार अपने आप को मानते थे और थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि 2018 में एक यॉट थी, गोवा के आगे इंटरनेशनल वाटर्स में थी। दुबई की प्रिंसेस लतीफा को हमने उस यॉट को पकड़ के उनको गिरफ्तार किया था, इंटरनेशनल वाटर्स में किया था। तो तब तो हम इंडियन ओशन के पहरेदार थे। अब हमारा मेहमान, मैंने शुरू में अतिथि देवो भव कहा था ना, हमारा मेहमान एक ऐसी एक्सरसाइज में हमारे निमंत्रण पर भारत आया, ईरान का ये वेसल। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कोई भी मेहमान देश की जो शिप्स होती हैं उसमें हथियार लाना अलाउड नहीं होता, ये सेरेमोनियल होते हैं। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर, श्रीलंका के और भारत के बीच में, ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था। दूसरा बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में पूरी तरह से हथियारों से लैस ये अमेरिकी पनडुब्बी क्या कर रही थी? क्या वह इंतजार कर रही थी कि यह शिप यहां से यहां आए
और उस पर हमला बोला जाए और उसके बाद बताया जाए कि अमेरिका और इजराइल ने एक और फतह हासिल की है। ये हमारा प्रभाव है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है। गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये 3 शब्द, ये भूलिएगा मत। और तीसरा बड़ा सवाल कि अगर श्रीलंका इस पर स्टैंड ले सकता है, दूसरे जहाज की रक्षा कर रहा है श्रीलंका, तो क्या भारत इतना भी नहीं कर सकता कि इस पर अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड स्पष्ट करे और कहे कि हिंद महासागर में यह गलत हुआ है। मैं बार बार यहां पर हिंद महासागर का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मोदी जी का यह पोस्टर इस समय खूब शेयर किया जा रहा है, जहां पर वह कुछ समय पहले तक यह दावा कर रहे थे कि इंडियन आर्मी यानी हम इंडियन ओशन के गार्डियन हैं, यानी उसका रक्षा कवच है, हम रक्षा कर रहे हैं इंडियन ओशन की। मोदी जी, यह वॉर क्राइम इंडियन ओशन में हुआ है और जैसा कि ईरान ने कहा कि बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के यह हमला किया गया है। क्या भारत को यह जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए? आप और जो ये इंडियन ओशन है, हमारे पास ना केवल वह टेक्नोलॉजी है, भारत के निगरानी क्षेत्र में रहता है, भारत निगरानी भी रखता है और अन्य देशों को सूचित भी करता है अगर कोई सूचना देनी होती है इस विषय में। तो हम तो सुनते थे कि ये भारत नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये क्या हो रहा है साहब? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में, घर के आंगन में घुसकर हमारे मेहमान को मार रहे हैं। ये क्या नया भारत लगा रखा है आपने? और चौथा सवाल हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि क्या मोदी जी की यह जो चुप्पी है, मोदी जी का इजराइल और अमेरिका प्रेम है, इसके पीछे की कहानी सिर्फ एप्स्टीन फाइल है, या फिर जिस तरह से भारत को ढकेलने की कोशिश है इस युद्ध में, उसकी कीमत हम कितनी बड़ी चुकाएंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस और बाकी लोग सीधे सीधे कह रहे हैं अब चिल्ला चिल्ला कर कि ईरान से दुश्मनी भारत के लिए भारी पड़ रही है, स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है और वहां से सिर्फ 2 देशों के जहाज अलाउ किए हैं ईरान ने, जिसमें भारत नहीं है। यानी हम तमाम भारतीयों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसमें पेट्रोल, डीजल और तेल की कीमतें, गैस की कीमतें तो हैं ही, लेकिन करीब जो 23,000 इंडियन सेलर्स वहां फंसे हुए हैं, उनका क्या? इस बारे में पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सवाल उठाए हैं, उनके जवाब मोदी जी को जरूर देने चाहिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, 60% एलएनजी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब वो कहां से आएगा? हमारी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं कतर के साथ, लेकिन आ ही नहीं पाएगा। अब जो इफ्को है, उन्होंने अपने यूरिया प्लांट्स में ऑलरेडी रिडक्शंस कर दिए, कमी कर दी कि नहीं अब नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। 40% यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। बताइए साहब कहां से आएगा? कौन देगा? हरदीप पुरी लाएंगे? एप्स्टीन आइलैंड से आएगा? कहां से आएगा?
जो रिसेशन आने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खाद्य सामग्री, तेल, इन सब की जो कीमतें बढ़ने वाली हैं उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो काम हमारा है भी नहीं। वो काम जिनका है वो सरकार में बैठे हैं, वो गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के शिकार हैं।